अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असम खान है और मैं हूँ आपके केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकंड ईयर के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड नंबर 2 यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी मिल चुके हैं यूट्यूब पर। हमारी जो चैनल है यानी मेरे और आप सबकी, जिसका नाम है हमारी केमिस्ट्री, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड नंबर 2। और उसको हमने एक प्लेलिस्ट में मतलब अरेंज किया है और इस प्लेलिस्ट का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चैप्टर नंबर 8, क्लास 12th। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू कर चुके हैं। लेक्चर 3 में हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा तर क्या करते हैं, स्काइप करते हैं ड्यूरिंग लेक्चर। और बहुत दफ़ा मैंने भी अपने स्कूल्स में जहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को फिजिकली पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी मैं स्ट्रक्चर को ज़्यादातर स्काइप कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें स्काइप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि कंसेप्चुअल होते हैं और स्टूडेंट को इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। बहुत सारा काम था, इसलिए आज मैंने क्या किया कि पहले से ही बोर्ड पर बना दिया ताकि आपका टाइम भी बच जाए और बहुत सारी चीज़ें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकें। तो ज़रा देख ले, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में एक फेमस कंपाउंड यानी फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत आसानी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। अ, तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में से फॉर्मिक एसिड के 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये वाला है और एक स्ट्रक्चर ये वाला है। ये 3 स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर में मैंने इनके बॉन्ड लेंथ के बारे में बात की है। दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने इनके बॉन्ड एंगल के बारे में बात की है और तीसरे स्ट्रक्चर में मैंने इनके बॉन्ड में से कौन-कौन से हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स इस्तेमाल हुए हैं वो आपको दिखाए हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में अगर आप देख लें, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है यानी कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है, इसका जो लेंथ होता है वो होता है 122 पिकोमीटर। और इसी कार्बन और इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है 134 पिकोमीटर। ये वाला 108 पिकोमीटर और ये वाला है हमारे पास 96 पिकोमीटर। तो सबसे लेंथी बॉन्ड जो है वो कार्बन ऑक्सीजन वाला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है 134, और सबसे जो स्मॉलेस्ट बॉन्ड है इसमें 196 पिकोमीटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। अब हम बात करते हैं कि इनमें से बॉन्ड एंगल कौन सा वाला है। तो बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 124 डिग्री एंगल। और इसी तरह ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 125 डिग्री एंगल। और इस हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितना है 111 डिग्री एंगल। और इसी तरह इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितना है 106 डिग्री एंगल। तो सबसे स्मॉलेस्ट 106 डिग्री एंगल है और लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो 125 डिग्री एंगल आ रहा है, जो कि ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच है। अब हम बात करते हैं, इसमें अगर हमें देख लो तो कार्बोनिल कार्बन में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है उनमें से पहला वाला सिग्मा बॉन्ड है। और यह आप याद रखें कि हमेशा जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, फिर इसके बाद हम पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा तो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और फिर पाई बॉन्ड बनता है। ये बात भी नोट करें अपने नोटबुक में। तो ये देख ले, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और ये बात भी याद रखें कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा दो एटमों के बीच सिंगल एक ही बॉन्ड होता है। दो डिफरेंट एटम्स के बीच सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है। दो सिग्मा बॉन्ड दो एटम के बीच एट ए टाइम नहीं बन सकता। अगर डबल बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। इस सिग्मा बॉन्ड में से sp2 और sp2 का हाइब्रिडाइजेशन यानी इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनके बीच सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड इसके अन हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कार्बन का अन हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा 2pz और ऑक्सीजन का अन हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा 2pz, ये आपस में साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और इसी तरह इनके बीच एक पाई बॉन्ड बनता है। इसी तरह हाइड्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल होता है, तो 1s उसका एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के साथ एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, उनके बीच ओवरलैपिंग हो जाता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड sp2 और 1s के बीच है।
ये कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन का sp2 इनके बीच सिग्मा बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन के 1s और ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कौन सा बॉन्ड है? ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये एक जो है ये कौन सा है? पाई बॉन्ड है। तो ये तो हमने इन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की। अब जरा देख लेते हैं कि इनमें से हाइब्रिडाइजेशन की बात कैसे हो रही है और यहाँ पर ये कौन सा कंसेप्ट है। जरा हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। उन सब की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, फिर इनकी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर सबका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा वाला हो चुका है और किसके पास कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और कौन से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो पहले हम कार्बन की बात करते हैं। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि 1s2 2s2 2p2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 2 जमा 2 जमा 2 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब आपको पता है कि हम अकॉर्डिंग टू जी इन लेविस साहब हम बॉन्ड में यानी वैलेंस कांसेप्ट के मुताबिक बॉन्ड में सिर्फ आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बॉन्ड में इस्तेमाल करते हैं। तो आखिरी शेल कौन सा है? 2 2 यानी सेकंड शेल कार्बन का क्या है? आखिरी शेल है। और सेकंड शेल में एक s ऑर्बिटल है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है और एक p ऑर्बिटल है जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ये कार्बन का कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है, यानी अभी इसने एनर्जी हासिल नहीं की है। और ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है s वाले, ये इनमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर इसमें आ जाता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और इसमें भी एक। अब यानी हर एक ऑर्बिटल में से एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। लेकिन चूंकि ये पॉइंट अब गलत हो रहा है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स भी बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि फुल फील्ड ऑर्बिटल्स भी बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं और वैकेंट ऑर्बिटल्स भी बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लासेस में ये चीजें डिस्कस करेंगे। अब जरा देख लो, ये ग्राउंड स्टेट था, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी इंटरमिक्स, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी साइज, जिनकी शेप बिल्कुल क्या हो जाएगी? सेम होगी। जैसे कि एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। और पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डंबल की तरह, जब वो अनहाइब्रिड शक्ल में होता है। तो ये इनकी एनर्जी, ये 2s है और ये 2px है। इनकी एनर्जी नियरली डिफरेंट है। ये नियरली इक्वल कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। लेकिन जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इनका शेप बिल्कुल एक ही शेप होगा सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, और इन सब की एनर्जी भी एक और इन सब का साइज भी एक होगा। तो जरा देख ले, यहाँ पर हमने क्या किया कि कार्बन यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो हम क्या कर लेते हैं कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, यहाँ पर कार्बन यानी इन सब स्ट्रक्चर सब एक ही स्ट्रक्चर है। मैंने डिफरेंट इसलिए बनाया है क्योंकि कहीं पर मैं बॉन्ड एंगल को डिस्कस करता हूँ, कहीं पर बॉन्ड लेंथ और कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन को। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और दोनों ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। sp2 sp2 sp2। अब कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह हो जाएगी कि एक ऐसा ऑर्बिटल उसका और 2 p ऑर्बिटल ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और हर एक नए ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। और एक ऑर्बिटल इसका क्या रह जाएगा? अनहाइब्रिड रह जाएगा और उसका नाम क्या होगा? अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल। ये कोई भी हो सकता है, ये pz py px, ये कोई फिक्स नाम नहीं है। हम इसको px कह सकते हैं, इसको py कहते हैं, इसको px कहते हैं, कुछ इसको px कहते हैं, किसी को pz कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस इसको सिर्फ डिनोट करते हैं इस लेटर से। तो ये देख ले, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर है और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर है। ये भी याद रखें कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसा होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक छोटी सी दुम होती है और एक लोब होता है और इसके नीचे एक छोटा सा दुम होता है। बाज बुक्स में ये दुम भी नहीं दिखाता, सिर्फ इस तरह ही ये स्ट्रक्चर हमें दिखा देता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बस इस तरह ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, लेकिन बाज बुक्स में इस तरह होता है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर इस तरह है। तो जरा देख ले, एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, sp2 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 और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनके पास रह गया जो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है और इसका नाम क्या है? 2pz।
और एक बात ये भी याद रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे कैन टेक पार्ट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। जो सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं, पाई बॉन्ड के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कोई लेना देना नहीं। बल्कि ये भी पॉइंट याद रखें कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए है, पाई बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन का कोई लेना देना नहीं होता। यानी पाई बॉन्ड में हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस नहीं करते, उसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं। तो जरा देख ले, कार्बन के साथ 3 sp2 और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में हम एक ये वाला ऑक्सीजन लेते हैं और एक ये वाला ऑक्सीजन, इसको नंबर 1 कहते हैं और इसको नंबर 2 कहते हैं, सिर्फ पहचानने के लिए, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट तरह की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जरा देख ले, 1s2 2s2 2p4, ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स है उनके इलेक्ट्रॉनों को हम बॉन्ड में इस्तेमाल करेंगे। तो जरा देख लो, ये हमारे पास 2s का ऑर्बिटल्स है और ये 2p का ऑर्बिटल है, और ये इसमें क्या है, हाई सब ऑर्बिटल्स है, px py और pz। अब ये क्या हो जाते हैं, ये ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। फिर ग्राउंड स्टेट के बाद इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें ऑक्सीजन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देता है और इसमें भी एक ऑर्बिटल क्या रह जाता है, अनहाइब्रिड। ये अनहाइब्रिड रहता है और ये क्या हो जाते हैं, ये तीनों हाइब्रिड बन चुके हैं। एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2। इनमें से p का ये px और s और एक py, यानी p से 2 ऑर्बिटल्स आते हैं जिनमें से एक px और एक py, और s से एक ऑर्बिटल आता है, बल्कि s तो है ही एक, तो वो आपस में हाइब्रिड हो जाते हैं। अब जरा देख ले, चूंकि एक p का ऑर्बिटल ऐसा था जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन थे, और एक s कार्बोनेटल ऐसा था जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन थे, और एक p कार्बोनेटल ऐसा था जिसमें से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था। तो हम जब नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो उनमें से भी हम जिस ऑर्बिटल, यानी अगर 2 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नए ऑर्बिटल्स में से हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अगर एक ऑर्बिटल में से 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उनमें से भी एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल में से भी हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए हमने जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए, उनमें से भी हमने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और एक में मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रख दिया। और इसी तरह ये वाला भी हमने क्या किया, तो कि z सिंगल रह दिया, यानी ये जो है ये अनहाइब्रिड रह गया। ये वाला भी यानी इसके भी इस तरह हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये वाला कंसेप्ट वहां पर भी हम इस तरह अप्लाई करेंगे, ये चीजें डब्बे यहाँ पर भी बनाएंगे। अब जरा देख ले, मैंने यहाँ पर क्या किया है, कसदन मैंने इस एस का और इस एस का और इसी तरह इन 2 पी का, यानी ये जो सिंगल है, इनका क्या किया है, इनको आपस में मिला दिया है। एक एस है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 पी जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन है, उनको मिक्स किए हैं और 3 नए ऑर्बिटल्स बना दिए, जिनमें से हर एक का नाम sp2 है। और यहाँ पर सिर्फ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब हम मिक्स हो रहे थे तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स उनमें से सिर्फ एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी 2 के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था। इसलिए मैंने नए ऑर्बिटल में से भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से सिंगल इलेक्ट्रॉन रख दिया, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। और ये 2pz जो है ये क्या रह जाता है, अनहाइब्रिड रह जाता है। ये क्या रह जाता है, अनहाइब्रिड, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन भी है, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जरा देख ले, इस ऑक्सीजन को और कार्बन को मैं आपस में मिलाने लगा हूँ। ये हमारे पास क्या है, कार्बन, और एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3, sp2 जरा देख ले, इसने एक sp2 यहाँ पर इस्तेमाल किया है कार्बन के ऑक्सीजन के एक sp2 के साथ, और यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है, और ये कौन सा है, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। एक sp2 कार्बन का यूज हुआ और एक sp2 ऑक्सीजन का भी यूज हुआ। इसी तरह कार्बन अपना एक sp2 जरा देख ले, एक sp2 इसने इस ऑक्सीजन के sp2 के साथ इस्तेमाल किया, और अपना एक sp2 इस दूसरे ऑक्सीजन के sp2 के साथ इस्तेमाल किया। एक sp2 अपना वो एक ऑक्सीजन के sp2 के साथ इस्तेमाल करता है, और दूसरा sp2 वो दूसरे ऑक्सीजन के sp2 के साथ इस्तेमाल करता है। तो कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिड
ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए और इन्होंने 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब कार्बन के पास रहता है, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेता है, ओवरलैप कर जाता है और फिर हाइड्रोजन के 1s और कार्बन के sp2 के बीच भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब वो क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड वो किस तरह बनाता है कि इसके पास एक 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स रह चुका है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको पता है कि वो पाई बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है 2pz किसका, कार्बन का, और ये ऑक्सीजन का अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल से, ये वाला देख लीजिए, इस ऑक्सीजन की हम बात करते हैं। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाला ऑक्सीजन है। इसके पास हम क्या है, ये 2pz है जो कि अनहाइब्रिड रह चुका है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का 2pz और इस ऑक्सीजन का 2pz आपस में साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब ये ऊपर होते हैं तो ऊपर ओवरलैप करते हैं, जब नीचे होते हैं तो नीचे ओवरलैप करते हैं, लेकिन हम दोनों अतराफ से शो करते हैं। हमें ये हम आपको ये जरा देख ले, और सॉलिड लाइन से भी शो नहीं करते, डॉटेड लाइन से। मतलब यह है कि ये बॉन्ड कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर और दोनों को मिलकर सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है जो कि क्या होता है, पाई बॉन्ड। ये हमारे पास कार्बन का 2pz इस्तेमाल हो और इस ऑक्सीजन का भी 2pz है। अब इस ऑक्सीजन के पास एक क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी है और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें से सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो इसने कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इस्तेमाल करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। और ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस ऑक्सीजन के पास जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन है, उनमें से ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम रख लेते हैं। ये दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देख ले, इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना एक sp2 इस कार्बन के sp2 के साथ इस्तेमाल करके एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया है और दूसरा sp2 इन्होंने इस्तेमाल करके इस तरफ में हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल किया है, हाइड्रोजन के 1s के साथ, और सिग्मा बॉन्ड बना दिया है ये वाला। और एक sp2 जिसमें से क्या था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, उनमें से इन्होंने अपने पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रख दिया है। और एक 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये वाला रह चुका है जिसमें से क्या है, दो इलेक्ट्रॉन भी है। ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, ये कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये क्या कर जाता है, ये देख ले, ये यहाँ पर इनके पास अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल्स में से दो इलेक्ट्रॉन है। और ये हम इसको हम दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस फिनोमेना पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। इसलिए तो ये स्ट्रक्चर, ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, इस दो स्ट्रक्चर को मैं मिटाने वाला हूँ। आपने, उम्मीद करता कि आपने ये चीजें नोट की होगी। अब जरा देख ले, कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, रेजोनेंस फिनोमेना पॉसिबल है और इस वजह से तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रेजोनेंस फिनोमेना हो जाता है। जरा देख ले, ये हमारे पास ऑक्सीजन और ये इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन, और ये इसके पास हाइड्रोजन होता है। जरा देख ले, ये क्या है, ये बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है लेकिन थोड़ा सा रद्द बदल करके मैंने थोड़ा डिफरेंट बना दिया है। अब जरा देख ले कि ये पाई बॉन्ड जो होता है, ये पाई बॉन्ड ये डीलोकलाइज होता है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लेता है। तो कार्बन का ये जो 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये बिल्कुल वेकेंट रह जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन अपना ये 2pz में जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डोनेट करते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसी तरह ये बॉन्ड, सॉरी ये बॉन्ड इस तरह हो जाता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर OH पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि ये अपना ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें लेकर आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और इसके बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाता है साइड बाय साइड लिपिंग करके। क्लियर है? और इसके साथ ये हाइड्रोजन अभी भी है। अब एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ और एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, और ये भी आपको पता है कि जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो इनके ऊपर क्या आता है,
एक पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक इसके इस एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ था, एक इसका कार्बन के साथ था, अब एक और भी कार्बन के साथ बना दिया, तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल हुए यहाँ पर, ये दोनों अपने पास शिफ्ट कर लेते हैं और हमारे पास ये इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाता है कि H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव मैंने इस तरफ शो किया और डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन मैंने ऊपर लगा दिया। अब जरा देख लीजिए नेगेटिव चार्ज इन्होंने क्या किया, एक H प्लस को रिलीज कर दिया, एक H प्लस को रिलीज कर दिया, क्योंकि इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन ले आए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन का अपना था, एक हाइड्रोजन वाला भी ले आए, हाइड्रोजन वाले से इन्होंने अपना पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाइड किया और इस वजह से कि हाइड्रोजन से इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले आया तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इन्होंने एक H प्लस को रिलीज किया, इसलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं कि ये एसिड है। और अब ये स्ट्रांग एसिड है, क्योंकि जिस एसिड का एनायन जरा देख ले, जब भी हमारे पास कोई एसिड होता है तो वो जब आयोनाइज होता है तो वो क्या बनाता है, एक H प्लस हमें देता है और एक एनायन देता है। क्या देता है, एक एनायन। तो आपको पता है कि जिस एसिड का एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो इतना हमारे पास स्ट्रांग एसिड होगा। और यहाँ पर तो देख ले कि यहाँ पर ये एनायन है, ये हमारे पास क्या है, एक एनायन है और ये H प्लस है, और यहाँ पर ये एनायन हमारे पास स्टेबल है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एनायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस फिनोमेना होता है। जरा देख लो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। तो हमारे पास फिर से ये स्ट्रक्चर इस तरह भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, फिर से ये यहाँ पर आ सकता है और ये यहाँ पर आ सकता है। तो ये बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा, यानी इसी तरह ये इसमें ये फिनोमेना हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। और जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, यानी एक जगह पर कड़ा नहीं होता, तो वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, यानी वो एनायन पर ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर नहीं है, वो कभी इस ऑक्सीजन पर, कभी इस ऑक्सीजन पर, कभी इस ऑक्सीजन पर, कभी इस ऑक्सीजन पर ये घूमता रहता है। इस वजह से ये डीलोकलाइज्ड है, ये इन मूवमेंट है, स्टैटिक नहीं है। तो इस वजह से ये वाला नेगेटिव चार्ज, यानी मतलब ये है कि ये एनायन स्टेबल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एनायन स्टेबल देता है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास स्ट्रांग एसिड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत कुछ सीखने को मिल चुका होगा। तो मैं इस दुआ के साथ कि आपको भी अल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब करे, हमें भी अपने मकसद में कामयाब करे। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।